हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, यानी वित्तीय प्रबंधन के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, पहले हम इसकी परिभाषा के थ्रू समझते हैं। इज़रा सोलोमन की परिभाषा है, वित्त प्रबंधन का संबंध एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन अर्थात पूंजी निधि के कुशल और प्रभावी उपयोग से है। कहने का मतलब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है पैसे को अच्छे से यूज़ करना, कि हमें कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए और कहाँ से पैसा लेना चाहिए और पैसे का क्या करना चाहिए। सरल शब्दों के अर्थ में समझते हैं। वित्त प्रबंधन का मतलब है कि किसी व्यापार या संगठन में जो पैसा लगाया गया है उसका उपयोग ऐसे तरीके से किया जाए कि उससे अधिक लाभ और विकास प्राप्त हो सके। यानी पैसा सिर्फ इकट्ठा करना ही नहीं, बल्कि उसे सही जगह निवेश करना और सही तरीके से इस्तेमाल करना ही वित्त प्रबंधन कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर किसी कंपनी के पास 5 लाख है तो उसे यह तय करना है कि वह पैसा नई मशीन में लगाए या विज्ञापन के खर्च में लगाए या बैंक में जमा रखे। अगर वह इस पैसे का सबसे अच्छा उपयोग करती है जिससे मुनाफा बढ़े तो यही क्या कहलाता है, वित्त प्रबंधन कहलाता है। वित्त प्रबंधन को समझने से पहले हमें मुद्रा और वित्त के बीच कुछ अंतर जानने बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम इनका अर्थ देखते हैं, वित्त का और मुद्रा का अर्थ क्या है। मुद्रा वह माध्यम है जिससे वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। वित्त क्या है? वित्त वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मुद्रा को जुटाया, निवेश किया और नियंत्रित किया जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि आपके पास 10,000 रुपये हैं, यह क्या एक मनी है, मुद्रा है, लेकिन इसे कहाँ और कैसे लगाना है ये वित्त कहलाता है। अब इसका स्वरूप कैसा होता है? यह एक भौतिक या प्रतीकात्मक रूप है, जैसे नगद, सिक्के, नोट, और आजकल तो डिजिटलीकरण के थ्रू भी हो रहा है, कार्ड के थ्रू भी हो रहा है मनी का यूज़। तो वित्त में इसका क्या स्वरूप होगा? यह विस्तृत अवधारणा यानी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा अवधारणा है इसकी, जिसमें धन का उपयोग, निवेश और प्रबंध शामिल होता है। यानी पैसा आपके पास रखना तो मुद्रा है और उसे बिजनेस में लगाना क्या है, वित्त है। अब इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं? मुद्रा के मुख्य कार्य होते हैं वस्तु और सेवा की खरीद फरोख्त में माध्यम का काम करती है। और वित्त में क्या होता है? पूंजी जुटाने, योजना बनाने और संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन होता है। मान लीजिए दुकान से चीज़ खरीदना तो मुद्रा का उपयोग हो गया, और दुकान खोलने के लिए जो फंड प्लान बनाया हमने वो वित्त होगा। अब इसकी सीमा क्या होती है, स्कोप क्या होते हैं इसके? मुद्रा सीमित केवल विनिमय का साधन है। मुद्रा क्या है? वो सिर्फ एक विनिमय का साधन नहीं, लेन देन का साधन है। सिर्फ हम मुद्रा से सामान को ले दे सकते हैं, चाहे वो सामान कुछ भी हो। लेकिन वित्त में क्या होता है? ये बहुत व्यापक होता है। इसमें मुद्रा का संग्रह, निवेश और प्रबंधन सब शामिल होता है। मुद्रा एक हिस्सा है वित्त का। अब हम वित्त प्रबंधन का विकास देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले देखते हैं पारंपरिक चरण। हम इसमें इनके अप्रोचेस को देखेंगे, मुख्य केंद्र देखेंगे और मुख्य विशेषताएं देखेंगे और उदाहरण देखेंगे। फर्स्ट क्या है? पारंपरिक चरण। इसकी समय अवधि है 19 से 1914 में। ये पारंपरिक दृष्टिकोण है। इसमें मुख्य केंद्र क्या होता है, हमारा फोकस क्या होता है? केवल फंड्स की प्राप्ति पर केंद्रित होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, इस समय वित्त का प्रबंधन को सिर्फ पैसा जुटाने का साधन माना जाता था। प्रबंधक का कार्य था पूंजी कहाँ से लाए, जैसे शेयर, डिबेंचर, ऋण आदि। धन का उपयोग, निवेश या नियंत्रण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। और मुख्य विषय थे पूंजी संरचना, वित्तीय संस्थाएं और फंड जुटाने के स्रोत। उदाहरण ले लीजिए, अगर आप किसी कंपनी को मशीन खरीदनी है, अगर किसी भी कंपनी को मशीन खरीदनी है तो वह सिर्फ यह सोचती थी कि पैसा कहाँ से लाए, बैंक या निवेशक से। किससे ले? बैंक से ले या फिर निवेशक से ले।
पर यह नहीं देखती थी कि इसमें उसका कितना लाभ होगा। उसे सिर्फ इस चीज़ से मतलब था कि मैं पैसा कहाँ से लूँ अपने काम को चलाने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि मुझे उससे कुछ प्रॉफिट भी कमाना है और कितना कमाना है। दूसरा चरण आया माध्यमिक चरण 1940 से 1950। इसका दृष्टिकोण है संक्रमण दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है, धन की प्राप्ति, इसका फोकस होता है धन की प्राप्ति और उपयोग दोनों पर। एक तो वो इस चरण में क्या था, इस समय में लोग क्या सोचते थे, एक तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम धन कहाँ से ले रहे हैं और उसका उपयोग भी कैसे करना है, इस पर भी ध्यान दिया जाता था। इस दौर में कंपनी समझने लगी कि सिर्फ धन जुटाना काफ़ी नहीं, उसका सही उपयोग करना भी जरूरी है। निवेश के फैसले, लागत नियंत्रण और लाभ बढ़ाने की सोच विकसित हुई। रिस्क एंड रिटर्न के सिद्धांत पर विचार शुरू हुआ। रिस्क यानी जोखिम, रिटर्न यानी प्रत्याय। वित्त प्रबंधन का दायरा थोड़ा बढ़ गया, अब पूरी तरह बदल गया है। ये दृष्टिकोण अब पूरी तरह बदल गया है। ध्यान अब कोष की प्राप्ति के साथ साथ उसके सर्वोत्तम उपयोग पर है। उदाहरण समझते हैं, इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या है, कंपनी बैंक से ऋण लेकर सोचने लगी कि कौन सा निवेश सबसे फायदेमंद रहेगा, नई मशीन, मार्केटिंग या फिर रिसर्च पर खर्च करें, हमें अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए। लोगों ने ये सोचना भी स्टार्ट कर दिया, मैं पैसे लेता रहा हूँ तो मुझे उस पैसे को कहाँ पर लगाना भी चाहिए जहाँ से मुझे कुछ प्रॉफिट मिल सके। फिर तीसरा चरण है आधुनिक चरण, मॉडर्न फेज। ये 1960 में स्टार्ट हुआ और अब तक चल रहा है। आधुनिक दृष्टिकोण, इसमें क्या होता है, धन की प्राप्ति और उसका कुशल उपयोग। कुशल उपयोग, एफिशिएंट यूज। अब हम इसकी विशेषताओं के थ्रू समझते हैं इसमें इस चरण में क्या है। उद्देश्य है शेयर धारकों की संपत्ति बढ़ाना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हमें अपनी परिसंपत्ति को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी इस चरण में, हमने समझी। इसमें 3 प्रमुख निर्णय आते हैं। एक तो निवेश निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि मेरे को निवेश कैसे करना चाहिए। फिर वित्त निर्णय, फिर मुझे निवेश करने के लिए कहाँ से पैसा लेना चाहिए। फिर लाभांश निर्णय, अगर मैं कुछ निवेश कर रहा हूँ या फिर मैं जो भी वित्त की निर्णय ले रहा हूँ तो मेरे को कुछ लाभ भी मिलना चाहिए। और क्या विशेषताएं हो सकती है इसकी, और विशेषताएं, अब वित्तीय योजनाओं में जोखिम, लाभ, समय मूल्य और पूंजी लागत पर ध्यान दिया जाता है। हम जोखिम, लाभ और समय मूल्य और पूंजी लागत पर को अच्छे से आगे समझेंगे, ये सब क्या होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, कंपनी अब यह सोचते हैं कि पैसा कहाँ से लाया जाए, कहाँ निवेश किया जाए और कितना लाभांश बांटा जाए ताकि शेयरधारकों की संपत्ति बढ़े और संगठन दीर्घकाल तक सफल रहे। अब वित्तीय प्रबंधन की प्रकृति कैसी है, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसका नेचर क्या है। एक तो वित्त किसी भी व्यवसाय की जीवन रेखा होती है। अगर हमें कोई भी व्यवसाय शुरू करना है तो हमें कहीं ना कहीं से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। वही पैसे को लेना, कहाँ से लेना, कहाँ लगाना और क्या करना है, यही वित्त प्रबंधन होता है। तो वित्त ही किसी भी व्यवसाय की जीवन रेखा होती है। जैसे कि शरीर के लिए खून जरूरी है, वैसे ही व्यवसाय के लिए पैसा ज़रूरी होता है। वित्त प्रबंधन का मुख्य काम यह तय करना होता है कि पैसा कहाँ से लाया जाए, कैसे उपयोग किया जाए और कब खर्च किया जाए। इसमें यह देखा जाता है कि धन की आवश्यकता क्यों है, उसे कौन कौन से स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है और उसका उपयोग सबसे अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। ये एक सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि व्यवसाय में हमेशा धन की ज़रूरत पड़ती है। वित्त प्रबंधन में 4 मुख्य काम शामिल होते हैं, प्लानिंग, फंड्स एलोकेशन, फंड्स मैनेजमेंट और कंट्रोल। एक तो योजना बनाना, फिर संसाधनों का आवंटन करना, संसाधनों का प्रबंधन करना, फिर उसको नियंत्रण में रखना। इन सब कार्यों से व्यवसाय अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करता है और लाभ कमाने में सफल होता है। अब वित्त प्रबंधन की प्रकृति के प्रमुख कार्य हैं। अब मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन,
सेकंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड इज डिपेंडेंट डिसीजन। तीन होते हैं, एक एक करके अच्छे से समझते हैं। पहला है निवेश निर्णय। इसके कार्य का अर्थ है यह निर्णय धन के निवेश से संबंधित है, यानी कंपनी अपने धन को कहाँ और किस परिसंपत्ति में लगाए जिससे अधिक लाभ मिल सके। प्रमुख पहलू क्या होता है? दीर्घावधि परिसंपत्ति, लॉन्ग टर्म एसेट्स, अल्पावधि या चालू परिसंपत्ति, शॉर्ट टर्म एसेट्स। जो अब हम निवेश कर रहे हैं वो लंबे समय तक के लिए कर रहे हैं या फिर कम समय के लिए कर रहे हैं। पहलू क्या है? दीर्घ अवधि का मतलब क्या होता है? वे संपत्तियां जिनका उपयोग लंबे समय यानी 5 से 10 वर्ष तक होता है, जैसे मशीनें और इमारतें। अल्पावधि वे संपत्तियां जो 1 वर्ष के भीतर नकदी में बदल सकती है, जैसे स्टॉक और देनदार आदि। एग्जाम्पल, कंपनी नई मशीनें खरीदने या नई शाखा खोलने का निर्णय लेती है, ये दीर्घावधि निवेश है। या कच्चा माल खरीदने के लिए निवेश करती है, ये अल्पावधि निवेश करती है। इसमें एक पूंजी संरचना भी होती है। कंपनी अपने कुल पूंजी में इक्विटी और ऋण का अनुपात तय करती है। हाँ, पूंजी संरचना निर्णय मतलब जो हम निवेश कर रहे हैं, जो हम निवेश करने के लिए लोन ले रहे हैं, मुझे कितना लोन लेना है और कितने अनुपात पर लेना है, ये भी निवेश निर्णय में निर्णय लेना पड़ता है। अब दूसरा है वित्त निर्णय, फाइनेंसिंग डिसीजन। अब ये बात आती है कि यह तय करता है कि आवश्यक पूंजी कहाँ से और किस माध्यम से जुटाई जाएगी, यानी धन के स्रोत का चयन। अब मुझे कहाँ से इसको लेना है। पूंजी संरचना निर्णय, स्रोत चयन निर्णय। पूंजी संरचना निर्णय, यह कंपनी अपने कुल पूंजी में इक्विटी और ऋण का अनुपात तय करती है। स्रोत क्या है इसका? यह तय करना कि धन शेयर, डिबेंचर, बैंक ऋण या किसी अन्य माध्यम से जुटाया जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, कंपनी अपने नए प्रोजेक्ट के लिए 60% धन शेयर से और 40% बैंक से लोन से जुटाती है। लाभांश निर्णय, यह निर्णय यह तय करता है कि कंपनी के अर्जित लाभ का कितना भाग शेयरधारकों का में बांटा जाए और कितना व्यवसाय में पूर्ण निवेश के लिए किया जाएगा। इसके दो पहलू हो सकते हैं, एक तो लाभ का प्रतिधारण और एक लाभांश का वितरण। लाभ का प्रतिधारण में क्या होता है? भविष्य की योजनाओं और विकास के लिए लाभ का कुछ भाग कंपनी में ही रख लेना। और लाभांश का वितरण का मतलब होता है शेयरधारकों को नगद या बोनस के रूप में लाभ बांटना। उदाहरण, कंपनी अपने लाभ का 40% भाग शेयरधारकों को देती है और 7% भाग भविष्य निवेश के लिए रख लेती है। वित्त और अन्य संबंधित विषय। अब जो हमारा वित्त है, इसमें और भी कुछ विषय होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें समझने की और पढ़ने की ज़रूरत होती है। पैसे को मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास सारी नॉलेज होनी चाहिए कि हम किस टाइप से पैसा ले सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम पैसा क्यों ले रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। वित्त हमारी लाइफ का एक हिस्सा भी होता है, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि वित्त क्या है। जैसे मान लीजिए, वित्त का अर्थ है धन की प्राप्ति, उपयोग और नियंत्रण की प्रक्रिया। वित्त केवल धन का प्रबंध ही नहीं है, बल्कि ये उन सभी गतिविधियों से जुड़ा है जो किसी संस्था या सरकार के आर्थिक संसाधनों के कुशल उपयोग से संबंधित होती है। वित्त दो व्यापक श्रेणी में बांटा जा सकता है, एक तो सार्वजनिक वित्त और एक निजी वित्त। सार्वजनिक वित्त फाइनेंशियल, पब्लिक फाइनेंस, और निजी वित्त प्राइवेट फाइनेंस। सार्वजनिक वित्त में क्या होता है? यह वह वित्त है जो सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं से संबंधित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनहित के कार्यों के लिए धन जुटाना और खर्च करना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हर साल अपना बजट तैयार किया जाता है हर एक क्षेत्र में सरकार के द्वारा। जैसे
सरकार द्वारा सड़कों, अस्पतालों, शिक्षा, रक्षा आदि पर किया गया खर्च। सरकार टैक्स, शुल्क और ऋण के माध्यम से धन जुटाती है। निजी वित्त, प्राइवेट फाइनेंस, यह वित्त व्यक्तियों, परिवारों या निजी संस्थाओं से संबंधित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना और आर्थिक स्थिति मजबूत करना होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा घर खरीदने के लिए ऋण लेना या किसी व्यक्ति द्वारा मशीनरी में निवेश करना। अब वित्त अर्थशास्त्र से भी जुड़ा है। अगर हम हमारा पैसे को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, इकोनॉमी में भी बहुत हेल्प होगी। तो फाइनेंस और इकोनॉमी का कुछ रिलेशन होता है, समझते ये। चलिए हम इन दोनों के रिलेशन को समझते हैं क्या होता है। अर्थशास्त्र तो यह बताता है कि जो सीमित साधनों का उपयोग अधिकतम लाभ के लिए कैसे किया जाए, और वित्त उन्हीं आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग धन के प्रबंधन में करता है। उदाहरण लिए, यदि ब्याज दर बढ़ जाती है तो निवेश क्या होता है, हमारा घट जाता है। ज़्यादा ब्याज पर कोई भी निवेश नहीं करना चाहेगा। तो यह एक आर्थिक सिद्धांत है जिसका सीधा असर हमारे वित्तीय प्रबंधन के निर्णयों पर पड़ता है। वित्तीय प्रबंधन हमारे अकाउंटिंग से भी जुड़ा है। कुछ फाइनेंस और अकाउंटिंग का कुछ रिलेशन है, वो हम समझते हैं। मान लीजिए, लेखांकन संस्था के लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, लेन देन का रिकॉर्ड करते हैं। और आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको कुछ मेन ऊपर की बातें समझा रही हूँ। आगे धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें फाइनेंस के बारे में समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली में फाइनेंस होता क्या है। लेखांकन, अकाउंटिंग संस्था के लेन देन का रिकॉर्ड रखता है, और वित्त प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसी लेखा जानकारी का विश्लेषण करके भविष्य की वित्तीय योजनाएं बनाता है। मान लीजिए, अगर लेखांकन दिया जाए कि कंपनी को 2 लाख लाभ फायदा हुआ, 2 लाख रुपए का फायदा हुआ, तो वित्तीय प्रबंधन तय करेगा कि उसे शेयरधारकों को बांटा जाए या नई मशीनें खरीदी जाएं। एक उदाहरण से और समझते हैं खाते के माध्यम से। मान लीजिए हम एक खाता उठाते हैं, कंपनी का लाभ हानि खाता उठाते हैं हम, जो इस प्रकार है। बिक्री हमारी 10 लाख है, खर्च हमारा 7 लाख है, और शुद्ध लाभ हमें कितना हो रहा है, 3 लाख हो रहा है। अब देखो लेखांकन का क्या काम है। इसमें लेखांकन का काम है बिक्री और खर्च को सही तरह दर्ज करना। जो हमने बिक्री करी, खर्च करी, और जो कुल हमारा पैसा था, एक तो उसको अच्छे तरीके से इसमें लिखा हुआ है, और लाभ हानि का हिसाब लगाना। अकाउंटिंग केवल यह बताता है कि कंपनी ने कितना कमाया है और खोया है। अब देखिए, इस खाते में वित्तीय प्रबंधन का क्या काम है। अब वित्तीय प्रबंधन इन आंकड़ों को देखकर निर्णय लेता है कि इसमें 3 लाख लाभ का क्या किया जाए, और क्या इसे शेयरधारकों में बांटा जाए या फिर अन्य काम के लिए यूज़ किया जाए, या फिर व्यापार में निवेश किया जाए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट निर्णय लेने की पैसा कहाँ और कैसे उपयोग होगा। अब एक पॉइंट आता है लाभ अधिकतम करना। जैसे आज के चरण में ये भी है कि पैसा कहाँ से लिया, कैसे लिया, और जो हमने पैसा लिया है उसका अच्छे से कुशलतम उपयोग करना। कुशलतम उपयोग करने का मतलब है हमें कुछ प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो हम अपना लाभ अधिकतम कैसे कर सकते हैं, तो चलिए समझते हैं लाभ अधिकतम करना क्या होता है। यह स्पष्ट नहीं कि लाभ किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता होता है कि लाभ किसे कहते हैं। लाभ हमारा डिपेंड करता है हमारे इन्वेस्टमेंट पर, कि हम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है लाभ हमारा। जैसे लाभ यह कर से पहले या कर के बाद का लाभ है, स्पष्ट नहीं है। पहले से फर्म का मुख्य उद्देश्य माना जाता था, केवल अल्पकालिक लाभ पर ध्यान देता था। मतलब कई बार पहले क्या होता था, छोटे समय के थ्रू लोग काम करते थे और उस मतलब व्यापार करते थे, और वो कम समय का व्यापार कर कर क्या करते थे, प्रॉफिट कमाते थे। इसमें सिर्फ क्या होता था, लाभ अधिकतम होता था। अब ये नहीं पता कि जैसे हमने 2 साल के लिए अपना एक ऑर्डर लिया, हमने ऑर्डर बनाया, हमें उसके थ्रू पैसा मिल गया 2 साल तक का। अब ये गारंटी नहीं है कि हमें आने वाले टाइम पे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इसमें कुछ फेवर्स
और अगेंस्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसके पक्ष क्या होते हैं? फर्म को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, कुछ समय के लिए बनाता है, क्योंकि कुछ समय के लिए हमें प्रॉफिट मिल रहा है। सरल व मापन योग्य लक्ष्य होता है, निवेशकों के लिए आकर्षक उद्देश्य होता है, और त्वरित लाभ से शेयरधारकों को संतोष होता है। जल्दी लाभ मिल रहा है तो शेयरधारक क्या होंगे? संतुष्ट होंगे। और निवेशकों के लिए आकर्षक उद्देश्य होगा, कुछ निवेशकों के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ मिल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट जल्दी मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे। सरल व मापने योग्य लक्ष्य, और छोटा होगा, आसान होगा, और मापने में भी क्या होगा? आसान होगा। अब विपक्ष क्या है? लाभ की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, अल्पकालिक सोच को बढ़ावा देता है, सामाजिक जिम्मेदारी की अनदेखी होती है। इसमें कंपनी क्या सोचती है? सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचती है, वो सामाजिक जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में नहीं सोचती है। दीर्घकालिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दीर्घकालिक मतलब पता नहीं है कि आने वाले समय में हमें और भी डेवलपमेंट होएगा या नहीं होएगा, बस हम ये सोचते हैं कि अभी जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो हम ले लें। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि उसके टाइम के ख़त्म होने के बाद, जब तक हमने ऑर्डर लिया है, जो भी मतलब हम अपना व्यापार कर रहे हैं प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, आगे हमारे कंपनी का विकास होगा या नहीं होगा। फर्म के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अब संपत्ति अधिकतम करना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यह लाभ अधिकतम करने की सीमाओं को दूर करता है। मतलब संपत्ति अधिकतम करने के कॉन्सेप्ट में क्या बात आती है, इसमें इस चीज़ पर बिल्कुल फोकस नहीं होता है कि हाँ मुझे प्रॉफिट ही कमाना है। यह वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। इसका मतलब है कि शेयरधारकों की संपत्ति बढ़ाना। इसमें ध्यान दिया जाता है जोखिम पर, उपयोगिता पर, पैसे के समय मूल्य पर। मतलब इसमें इस बात का ध्यान दिया जाता है कि मैं अगर आज जो काम कर रहा हूँ, जो भी मैं वित्त प्रबंधन बना रहा हूँ, अपनी कंपनी या व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे लंबे समय तक उसको चलाना है, तो मुझे कुछ जोखिम का भी सामना करना पड़ेगा, यूटिलिटी का भी सामना करना पड़ेगा, और मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी देखकर चलना पड़ेगा। मतलब यदि प्रति शेयर मूल्य यानी शेयर प्राइस को अधिकतम करने पर केंद्रित होता है। देखा होगा आपने, कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यह आधुनिक वित्तीय दृष्टिकोण है जो दीर्घकालिक विकास को महत्व देता है। यह पूंजी की लागत को कम और लाभांश नीति को संतुलित करता है। यह शेयर धारकों की समृद्धि को दर्शाता है, जैसे बाजार में शेयर के दाम बढ़ाना। ये इसका कुछ फॉर्मूला है सिंपल वर्ड में। इसमें W कंपनी की वर्तमान परिसंपत्ति का मूल्य यानी वेल्थ है। एक मिनट ड्रॉ करती हूँ मैं। इसमें जो ये जो W है, इसमें जो W है ये हमारी कंपनी की वर्तमान परिसंपत्ति है, और जो ये AI है, AI प्लस A2, ये भविष्य मिलने वाली आय या नकदी प्रवाह यानी हमारा कैश वैल्यू है। मतलब हमारा कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। के हमारा क्या है इसमें, के हमारा छूट दर है यानी रिस्क प्लस रिटर्न के आधार पर हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हमने कितना रिस्क उठाया और हमारा कितना रिटर्न आया, के का मतलब ये होता है। और सी क्या है इस फॉर्मूले में, सी है प्रारंभिक लागत यानी निवेश, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। इस फॉर्मूले की दूसरी वीडियो बनाऊंगी मैं। जोखिम प्रतिफल, रिस्क रिटर्न। अब जोखिम क्या होता है और रिस्क क्या होता है, यानी रिस्क क्या होता है, प्रतिफल और रिटर्न क्या होता है, दोनों के अंतर को समझते हैं। जोखिम नुकसान या अनिश्चितता की संभावना, प्रतिफल निवेश से मिलने वाला लाभ। एग्जाम्पल ले लीजिए, जोखिम में व्यवसाय में घाटा हो सकता है, वह जोखिम होता है, और प्रतिफल निवेश से 5,000 का मुनाफा।
ये हमारा क्या होगा, प्रतिफल हो सकता है। प्रतिफल मतलब एक टाइप से प्रॉफिट। जोखिम के कुछ प्रकार होते हैं। पहला होता है वित्तीय जोखिम, फाइनेंशियल रिस्क। जब कंपनी ऋण लेती है और उस पर ब्याज देना पड़ता है। जोखिम के प्रकार क्या है, हम कंपनी से ऋण ले रहे हैं तो हम उसे ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। अगर लाभ कम हुआ तो भी ब्याज देना पड़ेगा, इसलिए ऋण जितना अधिक जोखिम भी उतना अधिक होगा। उदाहरण, कंपनी ने 20,000 का ऋण लिया, 10,000 ब्याज देना होगा, यह वित्तीय जोखिम है। अब दूसरी बात है परिचालन जोखिम, ऑपरेटिंग रिस्क। जब कंपनी के उत्पादन या बिक्री यानी प्रोडक्शन और सेल्स में अनिश्चितता हो, यानी खर्च और आय के अंतर से जोखिम बनता है। उदाहरण, खर्च मेरा था 1,00,000 रुपये, बिक्री थी मेरी 1,10,000 रुपये, माइनस लाभ कितना हुआ, में 10,000 रुपये हुआ। 1,00,000 रुपये का मैंने इन्वेस्टमेंट करा और मुझे बिक्री हुई 1,00,000 रुपये का मेरा खर्चा था, बिक्री मैंने कितने की करी, 1,10,000 की। तो इसमें से लाभ या परिचालन जोखिम है, 10,000 का मेरे को नुकसान हुआ। प्रतिफल के प्रकार, वित्तीय प्रतिफल, पूंजी या ऋण लगाने पर मिलने वाला लाभ। उदाहरण, 80,000 पूंजी पर 9,000 आय, यह फाइनेंशियल रिटर्न है। प्रतिफल, परिचालन प्रतिफल, ऑपरेटिंग रिटर्न, व्यवसाय के संचालन यानी प्रोडक्शन सेल से होने वाला लाभ। उदाहरण, 1,10,000 की बिक्री माइनस 1,00,000 खर्च, यानी जो 10,000 क्या है, ये ऑपरेटिंग रिटर्न है, 10,000 रुपये मिले मेरे को। अब इसमें वित्तीय प्रबंधक की क्या भूमिका होती है। जो भी बिजनेस वित्त प्रबंधन में जो भी प्रबंधक है, जो उसको मैनेज कर रहा है, उसको क्या क्या बात का ध्यान रखना पड़ेगा। वित्तीय प्रबंधक वह व्यक्ति है जो पैसे से जुड़े सभी निर्णय लेता है, जैसे निवेश, इन्वेस्टमेंट, ऋण, लोन, लाभ का उपयोग, खर्च नियंत्रण आदि को कैसे उसको नियंत्रण करना है। वित्त प्रबंधन के दो मुख्य कार्य होते हैं, एक तो प्राथमिक कार्य और अन्य कार्य, प्राइमरी फंक्शंस और अदर फंक्शंस। प्राथमिक कार्य कौन कौन से हुए, प्राथमिक कार्य हुए पूंजी आवश्यकता का अनुमान, आवश्यक धन की प्राप्ति, धन का आवंटन, धन का नियंत्रण, लाभांश निर्णय। मतलब व्यवसाय को कितनी राशि चाहिए, इसका सही निर्धारण, पूंजी कहाँ से और कैसी लाई जाएगी, प्राप्त धन को सही योजना में लगाना, खर्चों पर नियंत्रण रखना, लाभों को शेयरधारकों में कैसे बांटा जाए। अन्य कार्य क्या होते हैं इसके, अन्य कार्य स्टॉक और नकद का संतुलन बनाए रखना, निवेश का मूल्यांकन करना, फिर वित्तीय वार्ता रखनी, फिर शेयर मूल्यों पर नज़र करना। मतलब व्यवसाय के लिए पर्याप्त माल और नकद बनाए रखना, किस योजना में निवेश सही रहेगा, बैंक और निवेशकों से बातचीत करना, कंपनी के बाजार मूल्य बढ़ाने की कोशिश करना। अब वित्त प्रबंधक को क्या करना चाहिए, धन पैसा कैसे प्राप्त होगा इसका पता लगाना चाहिए, सही निवेश का निर्णय लेना, भविष्य के खर्चों का अनुमान लगाना, संगठन की आर्थिक स्थिति ठीक रखना, वित्तीय सेहत और जोखिम को विश्लेषण करना, बजट बनाना और खर्च नियंत्रित करना, मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करना, सही और सुरक्षित धन नीति बनाना, जोखिम कम करने के उपाय ढूंढना, शेयरधारकों के लाभ का ध्यान रखना, बाजार की स्थिति समझकर निर्णय लेना, समझदारी से वित्तीय फैसले लेना। अब वित्तीय प्रबंधक को बहुत सी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। जब वह निर्णय लेता है तो उसको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला, शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजन करना। आज शेयरधारक बहुत जागरूक है, इसलिए वित्त प्रबंधन को उनके निवेश पर अच्छा रिटर्न देना होता है। मतलब शेयरधारक मतलब जिससे हमने पार्टनरशिप करके बिजनेस स्टार्ट किया है, उनको उनका प्रॉफिट देना, हिस्सा देना। और आजकल तो शेयरधारक बहुत जागरूक भी हो गए हैं, तो उनको अच्छा रिटर्न देना होता है। फिर निवेशकों की अपेक्षाएं पूरी करना। निवेशक सुरक्षित और लाभदायक निवेश चाहते हैं, इस कारण सही निर्णय लेना जरूरी होता है। मतलब बैंक से अगर हम क्या कर रहे हैं,
लोन ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो बैंक को हमारे ऊपर बैंक पहले हमसे भरोसा मांगेगा कि हम उनका पैसा वापस लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे। व्यक्ति और संस्थान दोनों की वित्तीय स्थिति संभालना। वित्त प्रबंधक को संगठन की और व्यक्तिगत वित्तीय आवश्यकताओं को संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। बाजार जोखिम, मार्केट रिस्क का प्रबंधन। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव से निपटने के लिए वित्त प्रबंधक को जिम्मेदारी और अनुभव से काम लेना चाहिए। स्मार्ट वित्त प्रबंधक बनाना। वित्त प्रबंधक को कुशल, पारदर्शी और संप्रेषण योग्य यानी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। उसे संगठन के हर विभाग और उसकी वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कि टाइम वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है।